बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, ईरान के हवाले से आज इंतहाई दिलचस्प और अहम 4 ख़बरें हैं मेरे पास। पहली जिस चीज़ पर आज आपसे बात करूंगा वो है कि ईरान ने कुछ खोजी हैं जिनको जो सुराग रसा हैं उनको 1 माह की और मोहलत दे दी है। वो कौन है, मोहलत किस चीज़ की दी है और क्या वो खोज लगा पाएंगे, इस पर आज बात करेंगे। दूसरी बात आज हम करेंगे आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के। उनका एक बयान सामने आया जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पिन्हा हैं। उस बयान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी लाक है और बहुत सारे हैं जो उससे खुश हैं। वो क्या बयान है, किसको दिया है और वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन को क्या पड़ी है कि सीज़ फायर के बाद फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो हो चुका है वो दोबारा इसराइल और बाकी अरब ममालिक का दौरा करें बिकॉज ऑफ दिस सीज़ फायर। चौथी आज हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना क्या करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर ये है कि खोजी हैं कुछ जिनको मोहलत दे दी गई है और 1 माह की मज़ीद और मोहलत दे दी गई है। थोड़ी सी तफसील में जाता हूँ। ईरान के ऊपर आप चूँकि जानते हैं कि एक इल्ज़ाम है या वो एक हकीकत है, वेस्ट का ख़्याल ये है, अमेरिका का ख़्याल ये है कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है और बहुत करीब है जौहरी हथियारों के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। जबकि ईरान का इस पर मौक़िफ़ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि हम किसी भी किस्म का जौहरी हथियार नहीं बना रहे। आप चाहें तो उसकी तस्दीक कर लीजिए। बहरहाल ये मामला अब का नहीं कई सालों का है और उसके हवाले से तस्दीक किए जाने का सिलसिला भी जारी है। थर्ड पार्टी ऑब्ज़र्वर्स आते हैं जिसमें IAEA के जो ऑब्ज़र्वर्स हैं, जिसको आप उनके खोजी कह लीजिए या सुराग रसां कह लीजिए, जिनका काम है कि वो उस जगह पर फ़िज़िकली आएँ, उन प्लांट्स का ईरान के या जो भी ऐसी जगह हो जिसके ऊपर शक हो उसका फ़िज़िकल मुआयना करें, वीडियोस ख़ुद बनाएं, तस्वीरें ख़ुद बनाएं, एविडेंसेस इकट्ठे करें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएं IAEA हेडक्वार्टर्स के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, और ये बताएं कि जी ये इसके ऊपर यूरेनियम के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे ममालिक हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके डेवलपमेंट या रिसर्च के हवाले से काम किए जाने के ऊपर कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ख़ास हद से ज़्यादा काम इसके ऊपर करें, ख़ास परसेंटेज से ज़्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट करें और आप इसका इस्तेमाल अपने डिफेंस की तरफ ले जाएं, तो यकीनन इसके ऊपर सख्त किस्म की ममानियत है कि कोई भी मुल्क जौहरी हथियार नहीं बना सकता और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त बायकॉट होता है। अब इनका 3 माह का मुआहदा था जो UN ने एज ए रूटीन करना था अपनी फाइंडिंग्स देने के लिए ईरान के साथ। ईरान ने ये मुआहदा किया और 3 माह के लिए उन्होंने उनको मोहलत दी कि आप 3 माह अपनी रिसर्च कीजिए, आप विजुअल एविडेंसेस, तस्वीरों के एविडेंसेस आप ख़ुद आकर मुआयना करना चाहें, जिस तरह चाहते हैं तसल्ली करें, और जहाँ जहाँ पे आपको शक है वहाँ वहाँ आपको हम खुद लेकर जाएंगे और जहाँ पे आपको इल्म नहीं है वहाँ पे भी आपको लेकर जाएंगे और आप जिस तरह खोज लगाना चाहते हैं आप लगा लीजिए। उन्होंने खोज लगाई 3 माह, मुआहदे का वक्त ख़त्म हो गया और उनकी फ़ाइंडिंग अभी तक कहीं पे भी कॉन्क्लूड नहीं हो सकी। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि वो यानी अब तक ये रिज़ल्ट नहीं निकाल सके, ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सके, क्योंकि उसको डिक्लेयर करने के बाद प्रूफ करना पड़ता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है जौहरी हथियारों के लिए। अब जब उनको नाकामी का सामना, उन्होंने एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा जी हमें 1 माह का और वक्त दे दीजिए। इस हवाले से आपको याद होगा मैंने एक रिसेंटली स्टोरी भी किया। ईरानी हलकों के अंदर कुछ लोगों का ख्याल था देना चाहिए, कुछ का ख्याल था नहीं देना चाहिए, लेकिन फ़ाइनल ये हुआ कि जी 1 माह का और वक्त दे दो। अब वो वक्त दे दिया गया है और उसके बाद अब वो दोबारा फाइंडिंग देंगे और सबमिट कराएंगे। अब आपको याद रहे कि सारे असना के अंदर ईरान जौहरी हथियारों के मुआहदे के हवाले से वियना के अंदर टॉक्स कर रहा है, जिसमें अमेरिका समेत बाकी उसके P5 इत्तेहादी ममालिक शामिल हैं, जिन्होंने ये तय करना है कि जी वापस ईरान को जौहरी मुआहदों की जो डील है JCPOA उसमें ले जाया जाए और सैंक्शंस का ख़ात्मा किया जाए। अब इसकी एक्सटेंशन वेस्ट के अंदर अच्छी तस्वुर की जा रही है। बहुत सारे हल्के हैं जो इसको कह रहे हैं कि जी खुशाइंद है, चूँकि ईरान ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया या ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा या ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है तो हमें किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा एनालिसिस ये है, या शवाहिद बहुत सारी ऐसी चीज़ों के नज़र आते हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें डेवलप होती हैं जिस पे इस चीज़ का कवी इम्कान है, जिससे ये चीज़ एविडेंट है कि ईरान जौहरी हथियार बना चुका हुआ है और वो अब का नहीं कई साल पहले के जौहरी हथियार बना चुका हुआ है। लेकिन वो इंतहाई सीक्रेट मालूमात है, वो नेशनल सिक्योरिटी की मालूमात है। ईरान उसका ऐलान यकीनन उस वक्त करेगा जो मौजूद तरीन वक्त और हालात होंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है
दिस इज़ एन आई वॉश। और ईरान अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यकीनन ये कर रहा है, और उसका शायद राइट भी है किसी भी कौम का कि वो अपने नेशनल सीक्रेट्स और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से इज़राइल और अमेरिका को सख्त किस्म की टेंशन्स और परेशानियां हैं ईरान से, और वो ये तय कर चुके हैं और वो ये समझ चुके हैं कि एक तो हमने इसको कई साल क्रश किया, दबाया, हमें कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिला, ईरान स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, और आज भी वो कायम है। और दूसरा ये कि इनके पास हथियार है, तो हमें ऐसे बंदे की दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, ऐसे मुल्क की दुश्मनी हमें नहीं लेनी चाहिए, जिसकी वजह से ये टॉक्स होनी शुरू हो गई। बहरहाल आज दूसरी जिस खबर पर हम बात करेंगे वो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब का बयान है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब ने एक लेटर लिखा है, और वो लेटर उन्होंने दो शख्सियात को लिखा है। एक उन्होंने हमास के लीडर इस्माइल हानिया को लिखा है, और दूसरा उन्होंने लेटर लिखा है ज़ियाद अल नहाला को। अब ये दोनों के बारे में तो आप जानते हैं कि फ़लस्तीनी है, और इज़राइल की हाकमियत, धौंस और धाक जो उन्होंने बिठा रखी है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिस तरह वो गाज़िब हैं, जिस तरह उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है गज़ा के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ एक रिजेंटमेंट है, एक रिटेलिएशन है, एक फ़ोर्स है जो उनको रेजिस्ट करती है, और उनको मुख्तलिफ़ महाज़ों पे वो फ़िज़िकल से ले के और साइकोलॉजिकल बहुत सारी जगह हैं जहाँ के ऊपर उनको वो हिट करते हैं और उनको यहाँ से निकालने के हवाले से काम करते हैं। अभी रिसेंट जो मामला हुआ, 250 से ज़्यादा शहीद हुए फ़लस्तीनी, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, और अभी भी खोज का सिलसिला जारी है कि किसी का कोई प्यारा नहीं मिल रहा, उसको किस तरह ढूंढ लिया जाए। अब इस सारे मामले के अंदर आयतुल्लाह साहब को लेटर्स लिखे गए इन दोनों सरबराहान की जानिब से, जो हमास के सरबराह हैं और जो इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ फ़लस्तीन के। इसके जवाब में उन्होंने लेटर्स लिखे और इस अज़्म का इजहार किया कि इस सीज़ फायर के नतीजे में यकीनन फ़तह फ़लस्तीनियों के हाथ आई है, फ़लस्तीनियों के हक़ में आई है। शायद इस मार्के के अंदर, शायद इस लड़ाई के अंदर जो शुहदा हैं उनकी तादाद ज़्यादा है इज़राइलियों से, लेकिन जिस किस्म का दुनिया में मैसेज और जिस किस्म का डैमेज इज़राइलियों को इस मरतबा फ़लस्तीनियों ने दिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनियों को इज़राइलियों के जुल्म, सितम, जबर, बर्बरियत के आगे यूं ही डटे रहना है। इस्लाम के मानने वालों का, इस्लाम के पैरोकारों का ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसे उठने वाली हर ज़ालिम आवाज़ के अगेंस्ट खड़े रहें, अपने हकूक़ की खातिर खड़े रहें, मुत्तहिद रहें, डटे रहें, और किसी भी सूरत इससे एक इंच भी पीछे ना हटें। हम अपनी हैसियत में जो हम कर सकते हैं, हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी दिलाते हैं, इस चीज़ का आपको यकीन दिलाते हैं। माजी भी इस चीज़ की तर्जुमानी करता है कि जब कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पेश आएगी, हम आपके साथ खड़े हैं और डटे खड़े हैं। इसके हवाले से हमारी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिसमें हमने ये रिसेंट फ़लस्तीन मामले में मैंने आपको बताया कि किस तरह ईरान ने सपोर्ट किया इस सारे मामले में हमास को, फ़लस्तीनियों को, और किस तरह इज़राइलियों ने इसके ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी दी। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो है वो ईरान कर रहा है, ये किस तरह मुमकिन है कि ईरान की सपोर्ट के बगैर वो हमें इतना टफ़ टाइम दे दें हमास वाले, और ऐसा है और वैसा है। बहरहाल इसके हवाले से हमारी तफसीली वीडियोज़ मौजूद है, अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाएँ तो आप इसकी डिटेल भी जान सकते हैं। अगली चीज़ ये, चूँकि ज़िक्र हो रहा है इसका, फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान आप जानते हैं कि जंग बंदी का मुआहदा हो चुका है, और इस मुआहदे के बाद भी खैर इज़राइली फ़ोर्सेस ने कुछ झड़पों के अंदर, छोटी मोटी झड़पें हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया है, लाठीचार्ज हुआ है, रबर बुलेट्स फायर किए गए हैं मस्जिद अक्सा के अंदर। द नेक्स्ट डे ये सारा मामला भी हुआ और कल परसों भी हुआ। बहरहाल एट अ लार्जर स्केल मिज़ाइल हमले या जो फ़िज़िकल अटैक्स किए जा रहे थे फोर्सेस की जानिब से, वो अभी तक रुके हैं। इस सब के बावजूद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को क्या पड़ी है कि वो वापस पहुँचे इन ममालिक के अंदर, जिसमें वो इज़राइल का दौरा करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, वो जॉर्डन का दौरा करेंगे, वो इजिप्ट का दौरा करेंगे, और दीगर एक दो और अरबिक कंट्रीज़ का दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे में वो क्या करना चाहते हैं, तफसीलात इसकी ये हैं कि अमेरिका और इज़राइल, मैं इस हवाले से बार बार आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये वो जंग है जिसके अंदर अमेरिका और इज़राइल दोनों के दरमियान काफ़ी टेंशन्स बिल्ट हुई हैं। दोनों पुराने दोस्त हैं, एलाइज़ हैं, और यकीनन अमेरिका इज़राइलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर है। और अमेरिका की जो प्रीवियस क़यादत थी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर, उन्होंने तो खैर, वो शायद उनके बारे में ये भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो इज़राइलियों के रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिका के अंदर। ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है जो बाइडन की, यकीनन ये भी उनके नुमाइंदगान ही हैं और उनके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करते हैं। लेकिन
कुछ फ़र्क ज़रूर है। इस मरतबा जो बाइडन चूँकि पुराने बंदे हैं, बूढ़े आदमी हैं, सियासत को बहुत साल और बहुत दहाइयों तक किया और आला मनसब पर भी रहे और समझते हैं मामलात को, उन्होंने इस मरतबा एंटायरली डिफरेंट अप्रोच अपनाने का फ़ैसला किया। और उनकी अप्रोच ये थी कि इस मरतबा हम एक नई पॉलिसी लाएंगे, और वो पॉलिसी ये कि जहाँ जहाँ भी अमेरिका ने फ़िज़िकल वॉर शुरू कर रखी है, जहाँ पे उसकी लड़ाइयाँ हैं, उन तमाम को एक वक्त में नहीं लड़ा जा सकता। चुनांचे अमेरिका और इजराइल के दरमियान वैसे तो इनके जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स हैं और जो इत्तेहाद है वो तो कभी भी ख़राब नहीं हो सकता, हमेशा वो रहना है और यूं ही आगे फलता फूलता रहेगा। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि घर के अंदर भी कुछ अफराद की आपस में लड़ाइयाँ खटपट हो जाती है, तो ये उसी किस्म की एक मिसाल है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन की खटपट हो चुकी है। और वो दुनिया के सामने तो आया नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इशारे, ये तमाम डॉट्स इसी जानिब कनेक्ट करें। एंटनी ब्लिंकन को भेजे जाने का मकसद ये है कि इज़राइल के पास जाके फ़िज़िकली बताया जाए, इतने सीनियर ऑफिशियल को भेजने का मकसद ये है कि भाई आपने हमारा जो लार्जर प्लान है ना, जो इस मरतबा हमारी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हमारी नई पहचान बननी थी, आपने ये हमला करके फ़लस्तीनियों पे उसको मलिया मेट कर दिया। हम एक तरफ ईरान की सुलह करा रहे हैं सऊदी अरब के साथ, दूसरी जानिब हम ईरान को वापस JCPOA के अंदर लेके आ रहे हैं, तीसरी जानिब ये कि हम खित्ते इस रीजन के अंदर अमन चाहते हैं ताकि हम एक जो हमारा बड़ा दुश्मन है उसका घेरा तंग कर सकें, जो ईरान के साथ सुलह करके और ईरान के साथ इत्तेहाद बना के कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करने जा रहा है, जिसका नाम है चाइना। तो हमें एक वक्त में एक महाज लड़ना है। तो इसके लिए वो जाके वहाँ पे दोबारा इसी चीज़ के अज़म का इजहार करें और कहेंगे कि भाई साहब अब आप ज़रा सुकून करें, आराम करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मामला यकीनन मज़ीद ख़राबी की जानिब बढ़ेगा और बदनामी हम दोनों के लिए दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है। ये भी एक बड़ा रीज़न है, तो हमें रुकना होगा। और बाकी जो उनके बगल बच्चे ममालिक हैं, जो उनके दोस्त ममालिक हैं, वैसे तो मुसलमान हैं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा इसराइलियों का उन ममालिक के ऊपर है। उनके दौरे पर भी एंटनी ब्लिंकन जाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि भाईजान आप भी सुकून करें, रिलैक्स करें, ईजी हो। ईरान हमें पता है बड़ा गलत है, लेकिन इस दफ़ा जो हमने ईरान को डील करने का प्लान बनाया वो आपकी सोच से बाहर है, लेकिन उसके लिए भी सब्र करना होगा। ये स्ट्रैटेजी है जिसके लिए एंटनी ब्लिंकन दौरे पर गए हैं। बहरहाल चौथी चीज़ ये कि ईरानी ज़ाहिर है जो जिस शख्स ने मार खाई हो, जिस शख्स ने या जिस खत्ते ने या जिस मुल्क ने या जिस रीजन ने या जिस भी कम्युनिटी ने मार खाई हो, तो वो तमाम ऐसी चीज़ों को जान जाती है जिससे उसने अपना सर्वाइवल करना होता है, और वो तमाम ऐसे रस्तों पर चल पड़ती है जिस पे उसको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। और यही ईरान ने किया है सारी सैंक्शंस के और इस परेशानी के दौर के अंदर, और उसी की कॉन्टीन्यूटी है कि प्रेसिडेंट हसन रूहानी जो ईरान के हैं और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो चाइना के हैं, इन दोनों के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ और काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई, और उसका क्रक्स, उसका लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूँ। इन दोनों ममालिक ने और इन दोनों ममालिक के सरबराहान ने बात ये किया और उन्होंने कहा कि जी चाइना ने थोड़ा सा कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि जी जो इजराइलियों ने इस सारे रीजन के अंदर क़यामत बर्पा कर रखी है, जो जुल्म बर्पा कर रखा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ उन्होंने की, हमें उसका इल्म है, लेकिन हमें यह भी इल्म है कि किस तरह आप फ़लस्तीनियों की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस ओवरऑल चीज़ ने इस रीजन को डिस्टर्ब किया हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच सकता है उस डील को जो 400 अरब डॉलर की आपके और हमारे दरमियान हो चुकी है। सो 400+ बिलियन डॉलर की जो डील हुई है चाइना और ईरान के हवाले से, कहीं इस धौंस धाक जो इजराइलियों की है और जो गुस्सा और अग्रेशन है उसकी वजह से हमारी इस डील को नुकसान ना पहुंचे, हमारी तरक्की को नुकसान ना पहुंचे। वो लड़ाई तीसरे घर पे लड़ है, लेकिन वो इनडायरेक्ट लड़ाई है जो ईरान के साथ लड़ है, तो उसका हमें सद्देबाब करना चाहिए। इस हवाले से दोनों सरबराहान ने कंक्लूजन ये निकाला है कि हम इसका सद्देबाब करेंगे, डट के करेंगे, मज़ीद करेंगे, और दो चीज़ों में करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हम इस खित्ते के अंदर अब डिफेंस के एग्रीमेंट्स करेंगे हम दोनों, और ईरान को आप देखेंगे बहुत जल्द ये खबरें आएंगी, मैं ख़ुद आपको रिपोर्ट करूंगा, जिसमें चाइना ईरान को डिफेंस के हवाले से अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त के अंदर सप्लाई करने जा रहा है, जिनमें जहाज़ों से लेके हथियारों से लेके गनशिप हेलीकॉप्टर से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो आर्सेनल है, जो बेड़ा है, जो एक पूरा क्लान है वेपन्स का ईरान का, वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, और उसके अंदर चाइना उसको हेल्प आउट करेगा टू प्रोटेक्ट दिस बिलियंस डॉलर्स डील जो 25 साल के मुआहदे के तहत की गई है। ज़ाहिर अब इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करें और इतनी हैवी डील्स करें, इतने लॉन्ग टर्म के लिए करें और उसको सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई ना हो, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसका यकीनन इज़राइल को, अमेरिका को परेशानी है,
दोनों जानिब से धड़े बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और स्ट्रैटेजीज़ बदल रहे हैं। दुनिया के मंजरनामे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यकीनन बदलती जा रही हैं। और एक इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के अंदर ये भी चीज़ सामने आई है जिसमें मुमकिन तौर पर ये 400 अरब डॉलर और इससे ज़ायद की जो ये डील है इसका हजम बढ़ा दिया जाएगा और ये मज़ीद आगे बढ़ेगी। बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है, इस हवाले से मैं आपको फिर इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बताऊंगा। लेकिन ये 400 बिलियन डॉलर वाली डील क्या थी, इस पे हमारी एक वीडियो तफसीली मौजूद है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस 400 बिलियन डॉलर वाली वीडियो की तफसील में जा सकते हैं। आपको अपडेट रखेंगे। अगर ये आपको मालूमात मुनासिब लगी है, समझ आ रही है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी किस्म की मालूमात मज़ीद आप तक बर वक्त पहुँच सके नोटिफिकेशन की सूरत में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।